हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने लुईस पाश्चर के बारे में पढ़ा था। लुईस पाश्चर जो है गोल्डन पीरियड का फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनकी खोजों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम नेक्स्ट नाम जो गोल्डन इरा के अंदर पढ़ेंगे वो है जोहन टिंडल। इन्होंने 1820 से 1893 के अंदर जो है ये अपनी खोज जारी की थी। ही डिस्कवर्ड हाईली रेसिस्टेंस बैक्टीरियम स्ट्रक्चर। ये जो बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनता है, अंतः बीजाणु, इस ये कैस रेसिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक होता है। अनफेवरेबल वातावरण के अंदर लंबे समय तक ये जीवित रह सकता है। इसके बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले टिंडल के द्वारा बताया गया। और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे उनको लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग और इंटरमिटेंट हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग मतलब लंबे समय तक गर्म करने से, या इंटरमिटेंट हीटिंग वॉज नेसेसरी टू किल दीज स्पोर्स। ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं, इनको मारने के लिए या तो लंबे समय तक हम किसी चीज़ को गर्म करें, या उसको गर्म करें फिर रुक जाएं, फिर हम गर्म करें फिर हम रुक जाएं। इस तरह से इंटरमिटेंट हीटिंग इसको कहते हैं, के द्वारा इन स्पोर्स को मारा जा सकता है। ये बात भी इनके द्वारा बताई गई। टू मेक द इन्फ्यूज़न completely sterilized, a process known as टिंडेलाइजेशन। तो ये प्रोसेस जो है स्टेरिलाइजेशन में काम में लिया जाने लगा और इसको टिंडेलाइजेशन के नाम से जाना गया। इसके बाद में लिस्टर का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। 1827 से 1912, 1827 से 1912 के बीच इन्होंने कार्य किया और ये एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। लिस्टर कंक्लूडेड दैट वुंड इन्फेक्शंस वर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके द्वारा बताया गया कि किसी भी घाव में जो इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, वो किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। ही आल्सो एडवाइज्ड अ मेथड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ऑपरेशन थिएटर बाय स्प्रेइंग अ फाइन मिस्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड इनटू द एयर। इनके द्वारा ये बताया गया कि अगर हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर कार्बोलिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट कोच आए। इन्होंने 1893 से 1910 के बीच में अपने कार्य किए और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें जो है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, स्पेशली बैक्टीरिया से रिलेटेड उन्होंने कार्य किया। ही डेमोस्ट्रेटेड द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीजेस। पहले ये माना जाता था कि कोई जीव हैं जो कि संक्रमण करते हैं, जो कि मैंने बताया पीछे, लिस्टर ने बताया, और स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी बताया इन्होंने। तो लिस्टर का भी महत्वपूर्ण रोल है और इन्होंने स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में बताया, कोच ने, कि बैक्टीरिया जो होते हैं, और इन्होंने इसको डेमोस्ट्रेट किया, इनको प्रायोगिक प्रयोगों के द्वारा इन्होंने प्रूव किया कि बैक्टीरिया जो है बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ही परफेक्टेड द टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। शायद कृत्रिम माध्यम के कल्चर मीडियम के बारे में आपको शायद पहले थोड़ा पता होगा। तो लेबोरेटरी के अंदर जो है किस तरह से मिश्रण में से बैक्टीरिया के मिश्रण में से बैक्टीरिया, एक प्रकार के बैक्टीरिया को अलग करें, इस मेथड को जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया। रॉबर्ट कोच यूज जिलेटिन टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया बट इट वाज नॉट एन आइडियल। इन्होंने क्या यूज़ किया था? जिलेटिन को काम में लिया था मीडियम बनाने के लिए, कृत्रिम मीडियम बनाने के लिए। दो तरह के कृत्रिम मीडियम होते हैं, एक तो लिक्विड मीडियम और दूसरा सॉलिड मीडियम। लिक्विड मीडियम पानी की तरह होता है जिसमें कि न्यूट्रिशन डाल दिया जाता है। सॉलिड मीडियम जो होता है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में उसको जमा दिया जाता है अगर अगर के द्वारा, जो कि एल्गी से प्राप्त होता है। अपने आर्थिक महत्व एल्गी के पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो भी आप पढ़ोगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक एल्गी है जिससे कि एक अगर अगर नाम की पदार्थ प्राप्त होता है जो कि जिलेटिन की तरह कार्य करता है।
ये आइडियल नहीं था जो कि जिलेटिन इसमें काम में ली गई, सिंस जिलेटिन इज ए प्रोटीन, इट इज डाइजेस्टेड बाय द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोटियोलाइटिक एक्सोजाइम जिलेटिनीज दैट हाइड्रोलाइज द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कि इस जिलेटिन में उपस्थित प्रोटियोलाइटिक एक्सोएंजाइम्स को पचाने की क्षमता होती थी, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते थे और उसको अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देते थे। एक तो ये कारण था कि जिलेटिन जो है वो आइडियल नहीं था। दूसरा कारण, इट मेल्ट्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेज अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसा तो नहीं है कि हर काम जो है बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर ही होगा। जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर होता था तो ये सॉलिड मीडियम जो है वो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता था दोबारा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोच पोस्टुलेट्स, कोच ने जो है कुछ अवधारणाएं दी जिनको कि कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही प्रत्येक रोग जो है उसका एक रोग कारक होता है, उसका रोग से संबंधित एक कारक होता है जिसको कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अन्य कारक कहते हैं, कि भी रोग के का कारण कोई जीव होता है। ये पता चला कि बिना किसी रोग कारक के कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। इसको कोच के पोस्टुलेट्स अवधारणाओं के द्वारा हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर कोच पोस्टुलेट्स को समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि पोजीशन 1 में हम देख रहे हैं कि एक मृत जानवर पड़ा है और द सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज़। अगर एक डिजीज़ किसी एक में हो रही है, प्राणी में या जानवर के अंदर, और किसी दूसरे जानवर या प्राणी में हो रही हैं, तो दोनों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव एक ही प्रकार के होते हैं। पहली अवधारणा ये है। दूसरी अवधारणा, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको आइसोलेट कर सकते हैं। जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है या जो भी प्राणी है जिसके अंदर डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अलग किया जा सकता है और उनको जो है कृत्रिम माध्यम के अंदर संवर्धन भी किया जा सकता है। ये देखिए दूसरे डायग्राम में आपको लिक्विड मीडियम भी और सॉलिड मीडियम भी दोनों दिखाई दे रहे हैं। लिक्विड मीडियम में भी बैक्टीरिया का संवर्धन किया गया और सॉलिड मीडियम के अंदर भी किया गया है। तो इसके बाद में जो ये बैक्टीरिया बने इसके अंदर, इनको जो है तीसरी अवधारणा देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्योर कल्चर। अब ये प्योर अवस्था में आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कृत्रिम रूप से हमने तैयार कर लिए, पृथक कर लिए। अब इनको किसी स्वस्थ जानवर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश करवाया, तो ये क्या हुआ, द डिजीज़ इज़ इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद में क्या होता है कि डिज़ीज़ जो है वो हेल्दी जानवर के अंदर भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है इसका ये कहता है कि ये जो है जीवाणु जो है हर जीवाणु जो होता है हर बीमारी का एक कारण होता है और हर जीवों में सिमिलर प्रकार के होते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अब उसने फिर से जो जिस नए जीव के अंदर हेल्दी के अंदर से इंजेक्ट करवाए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें से फिर से अलग किया, कृत्रिम मीडियम के ऊपर उनका संवर्धन दोबारा से करवाया, तो उन्हें सेम प्रकार के जीवाणु जो है वो मिले, उसके अंदर सेम प्रकार के जो है वो स्पोर्ट्स मिले। तो इस तरह से ये जो है इन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज़ जो होती है कैटल्स के अंदर, एंथ्रेक्स बेसिलाई के स्पोर्ट्स को अलग करने में सफलता हासिल की। और ये चारों मिलकर ही कोच के पोस्टुलेट्स या अवधारणाएं कहलाती हैं। तो ये था कि रॉबर्ट कोच ने जो है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद में जो नाम है, कोच के एक असिस्टेंट थे, इनका नाम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। इन्होंने जो है इन्होंने प्रपोज़ किया था कि अगर कल्चर मीडियम में अगर का उपयोग किया जाए, जिलेटिन जो है अब अपने पीछे पड़ा कि वो डाइजेस्ट कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसकी जगह अगर का प्रयोग करें तो जो है कल्चर मीडिया जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
अगर इज़ बेटर देन जिलेटिन बिकॉज ऑफ इट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट। उसमें एक और समस्या थी जिलेटिन के अंदर कि वो मेल्ट हो जाता था 25 डिग्री से ऊपर। तो ये जो है, इनके जो असिस्टेंट थे कोच के, इन्होंने अगर के बारे में बताया और कृत्रिम मीडिया के अंदर फिर अगर का यूज़ होने लगा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड पेट्री। ये नाम शायद आपने पेट्री डिश का नाम सुना होगा, जिसके पेट्री डिश का नाम जो है ये इन्हीं के नाम से आया है, पेट्री प्लेट या पेट्री डिश। आपने देखी भी होगी कि पेट्री प्लेट क्या होती है या पेट्री डिश क्या होती है। रिचर्ड पेट्री के नाम से इसका नाम पड़ा, जो कि सॉलिड मीडियम के लिए कंटेनर यूज़ करते हैं, उसको इन्होंने इनके द्वारा डेवलप किया गया, पेट्री के द्वारा। एडवर्ड जेनर, ये नाम आपने बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, इन्होंने स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए वैक्सीन का और उसको डिस्कवर किया। स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई और उसकी टेक्निक्स और वैक्सीनेशन के बारे में जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम फंजाई आपने शायद सुनी होगी नाम। ये ब्रश की तरह की दिखती है माइक्रोस्कोप में, इसको अगर हम देखें तो इससे एक एंटीबायोटिक निकलता है जिसको कि पेनिसिलिन कहते हैं। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं या बनते हैं, उनमें सबसे पहले ये एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और ये बहुत सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। और ये पेनिसिलियम से इन्होंने खोजा था, फंगस से खोजा था पेनिसिलियम से, इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन रखा। नेक्स्ट है पॉल एहरलिक। इन्होंने जो है सिफिलिस एक बीमारी होती है, डिस्कवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। इसके का उपचार कैसे किया जाए, इसके लिए इन्होंने आर्सेनिक का यूज काम में लिया। ही स्टडीड टॉक्सिन्स एंड एंटी टॉक्सिन्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, और बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन को डेवलप किया। और ही उन्होंने ये भी स्टडी किया कि किस तरह से टॉक्सिन्स और एंटी टॉक्सिन्स को एंटी क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर अध्ययन किया जा सकता है। अब जो है ये इम्पोर्टेड डिस्कवरीज बैक्टीरिया की है, वायरसेस की है। ये जो है अपन आगे जब बैक्टीरिया और वायरसेस पढ़ेंगे तो उसके साथ में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए ये डिस्कवरीज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।